अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज जो है वो 7.1 है, क्लास 9 की मैथ की। इसका जो क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि शो दैट ए बी सी डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब ये कह रहा है कि हमारे पास एक ए बी सी यानी फिगर है जिसके 4 वर्टिसेस वो बता रहा है। वर्टिसेस बेसिकली प्लूरल है वर्टेक्स का। वर्टेक्स ये जो कोना होता है ना, इसे क्या कहा जाता है? वर्टेक्स, VERTEX यानी कि वर्टेक्स होता है, जबकि इसका जो प्लूरल होता है वो वर्टिसेस होता है, प्लूरल। तो अब वो कह रहा है कि ये जो 4 वर्टिसेस यानी मैं दे रहा हूँ, आप ये बताएं कि ये पैरेललोग्राम के हैं। तो पैरेललोग्राम क्या है कि ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल इस शेप की होती है, उसकी ये निशानी होती है। यानी रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में थोड़ा सा फर्क होता है। वो क्या होता है? पैरेललोग्राम में कॉमन क्या है? रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? कॉमन ये है कि इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल, इसी तरह इसकी ये वाली साइड इस साइड की इक्वल। दूसरी चीज़ कॉमन ये है कि इसकी ये वाली साइड इसकी साइड की इक्वल, इसकी ये वाली साइड इसके इस साइड की इक्वल। ये रेक्टेंगल है और ये क्या है? पैरेललोग्राम है। तो ये चीज़ें तो इनमें कॉमन हो जाती हैं। अब इनमें कॉमन क्या नहीं होता? कॉमन ये नहीं होता कि इसके जो ये 4 हमारे पास वर्टेक्स होते हैं ना, या ये जो कॉर्नर होते हैं, इनमें ना एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। जबकि इसमें 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ये वाले दो बड़े एंगल बड़े होंगे और ये वाले दो एंगल 90 से छोटे होंगे। एक तो ये इनमें डिफरेंस होता है। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि इसके जो डायगनल्स होते हैं ना, इसकी जो लेंथ है BD की, और ये जो इसकी जो लेंथ है AC की, ये दोनों जो लेंथ है आपस में इक्वल होती है। जबकि इसकी जो है डिफरेंस ये होता है कि इसकी ये जो लेंथ होती है ज़्यादा होती है और ये वाली कम होती है, मतलब डायगनल आपस में इक्वल नहीं होते। अगेन ये एक डिफरेंस है। दूसरी बात ये होता है कि इस पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है, जबकि इस पे पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं होता। ये तो बेसिक इनका क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो ये जो उसने हमें बता दिया था कि ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड क्या है? दे तो उसने हमें गिवन में तो सिर्फ ए बी सी वर्टिसेस दे दिए। पहले हम ये करेंगे कि ए बी को सी डी की इक्वल करेंगे, यानी कि जैसे फर्ज किया कि ये पैरेललोग्राम है ना, ए बी और सी डी है। हम ये बताएंगे कि ये वाली साइड इस साइड की इक्वल है, पहली बात। दूसरी हम ये करेंगे कि बी सी डी ए की इक्वल है, कि ये जो साइड है ये इस साइड की इक्वल के अपोजिट साइड, पैरेलल और अपोजिट साइड जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है, ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है। तो थर्ड में हमने क्या फाइंड करना है कि इसका AC यानी कि ये वाला इसका जो डायगोनल है ये हम फाइंड करेंगे। क्यों फाइंड करेंगे? कि हमें पाइथागोरस थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए हमें ये वाली लेंथ चाहिए होगी। जब AC हमारे पास आ जाएगा तो हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, और वो सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई करेगा तो या तो वो स्क्वायर होगा या फिर वो रेक्टेंगल होगा, अदरवाइज ये क्या होगा कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन हम इसको लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि ए बी और सी डी, ये बेशक लिख लें, जगह कम पड़ेगी, इसको मैं मिटाने लगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए बताया। सबसे पहले मैं इसको क्या फाइंड करूंगा, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या फाइंड कर लेता हूँ कि जी ए बी फाइंड कर लेता हूँ। तो जो चीज़ आपने फाइंड करी है ना, उसमें आपने लिखना है जी ए हम फाइंड करने लगे तो मैं ये लिख दूंगा -4 -1, और बी फाइंड करने लगे हो तो 0 और -2। उसके साथ आपने एक और काम करना है कि इसके ऊपर क्या लिखना है जी, x1 y1 x2 y2। क्यों? कि ये जो वैल्यू होती है ये एक x की होती है और एक y की होती है। तो क्योंकि दो हमारे पास वर्टेक्स हैं, तो वर्टेक्स हैं, तो पहला जो है उसमें x की भी वैल्यू है और y की भी वैल्यू है, तो दूसरी में भी x की है y की है, तो इसलिए x1 y1 x2 y2। अब हमने यहाँ पे ना क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। अगर आप डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है आपके पास, वो होता है जी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इनके ऊपर क्या आ जाता है? स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है, यानी कि अगर साइड की लेंथ को फाइंड करना है तो यह फार्मूला लगाएंगे। अब वैल्यू पुट कर देंगे, हम किसके डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं? ए बी का, तो डी की जगह आपने क्या लिख देना है? ए बी लिख दें, ए बी। अब x2 की वैल्यू क्या है? 0 है, 0 डाल दें, माइनस x1 की वैल्यू क्या है? -4। तो अब देखें, इसको ब्रैकेट का लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट 0 + 4 भी आप लिख सकते हैं। तो x2 की वैल्यू, ये वाला माइनस का साइन, ये x1 की वैल्यू, और ये वाली ब्रैकेट स्क्वायर ऐसे आ जाएगा और स्टार्ट वाला भी ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट, ये प्लस का साइन ऐसे ही डालें। y2 क्या है आपके पास? -2 है, माइनस y1 क्या है? -1 है, तो अगेन एक ब्रैकेट डाल के ये वाली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट।
तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका क्या आ जाएगा जी स्केयर प्लस -2, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या करेगा प्लस, यानी ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा जैसे इसने प्लस किया, और ऊपर स्केयर ऐसे ही, और ऊपर स्केयर रूट आ गया। अब 0 + 4 क्या होगा जी, 4 का स्केयर आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा जी -1 का, देखें स्केयर आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 4 का स्केयर क्या होता है 16। अब ये देखें जी -1 क्यों आया, क्यों कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगाते हैं, तो क्या होता है जी +1 आ जाएगा। एक और चीज़, ये माइनस का साइन कैसे खत्म होगा, जब भी ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव हो और ऊपर आपके पास जो एक्सपोनेंट हो वो क्या हो इवन नंबर हो, तो साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 आ गए। तो जो ए सी है, सॉरी ए बी है, वो आ गए हमारे पास 17, जिससे आप इक्वेशन 1 कह दोगे, और इसको आपने ऐसे हाईलाइट भी कर देना, ठीक है जी। तो अच्छा, वैसे अब इसी के साथ में ना यहाँ लिख देता हूँ ताकि बाद में मुझे पता चलता रहे कि मैं क्या क्या फाइंड कर रहा हूँ। पहली बात आ गई। अब सेकेंड, अब मैंने ए बी तो फाइंड कर लिया, अब मैंने क्या फाइंड करना है, सी डी फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। सी डी अपोजिट साइड पहले चेक कर लेता हूँ। अब सी डी फाइंड करना है तो मैं पहले सी लिखूंगा, दैट इज 6 और 1, और साथ इसके डी लिख दूंगा, दैट इज 2 और 2। इनके ऊपर आप वैल्यू लिख दें, यानी x1 y1 x2 और y2। फार्मूला अगेन मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। फार्मूला इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आए, और आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x2 आपके पास क्या है जी 2 है, x1 आपके पास क्या है 5 है 6 है, इसका स्क्वायर आ गया, प्लस y2 आपके पास क्या है 2 है, 2 लिख दो, माइनस y1 क्या है 1 है, और इसके ऊपर स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया, 6 में से 2 चले जाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 के साथ साइन माइनस लगेगा बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 4, 2 ये आ गया, और यहाँ 2 में से 1 गया तो 1 इसका स्क्वायर। तो यहाँ देखें तो हमारे पास, अच्छा इसके पीछे हमने वो सी डी लिखना है, क्या लिखना है सी और डी, ठीक है जी। तो ये हमारे पास सी डी जो है वो कितना आ जाएगा 16 + 1, तो सी डी हमारे पास कितना आ जाएगा जी 17। तो जो पहली कंडीशन हमने लिखी थी, इस इक्वेशन 2 कह देते हैं, वो हमारे पास कंफर्म हो गया कि अपोजिट साइड तो इक्वल आ गई है 17। अब ये साइड जो पैरेलल और अपोजिट साइड थी, इन्हें इक्वल करना था, कर लिया। अब इन साइड को चेक करते हैं। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बी सी फाइंड करना है। तो बी सी फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे पहले बी की वैल्यू लिखूंगा। बी की वैल्यू मेरे पास है जी 0 - 2 है, 0 - 2 है, और सी बी सी है ना, तो सी की वैल्यू क्या है 6 और 1 है। इसके ऊपर लिखते हैं जी x1 y1, ये क्या है जी x2 है, और ये क्या है y2 है। फार्मूला देखें हमारे पास आ जाएगा जी x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर देखें स्क्वायर रूट। अच्छा, आप चाहें तो डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, और चाहें तो इसमें ये लिख सकते हैं, ये फार्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस तरह लिख के प्रॉपर स्टेप कर ले। x2 आपके पास क्या है 6 है, माइनस x1 आपके पास क्या है 0 है, तो 0 का देखो क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा, आगे ये प्लस का साइन है। y2 आपके पास क्या है 1 है, और ये क्या है, अब देखिए मैं डायरेक्ट साइन चेंज करने लगूँ। देखिए y2 1 था, 1 लिख दिया, ये वाला माइनस, और y1 से भी तो पहले माइनस है, ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, जैसा कि इस वाले केस में हुआ था, माइनस माइनस प्लस हुआ था, माइनस माइनस प्लस हुआ था। तो अब मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया 2, और ऊपर मेरे पास क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y2 मेरे पास क्या है जी, देखिए y2 1 था, माइनस y1 -2, तो यहाँ देखें मेरे पास कितना हो जाएगा 6 का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा, ये ले यहाँ हो सकता। अब यहाँ पे लिखते हैं इसका, ठीक है। ऐसा करते हैं कि जो ऊपर वाली जो फिगर है ना, इसको हम मिटा देते हैं, ऊपर वाली फिगर को हम मिटा देते हैं, वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है। अब देखें ये क्या हो जाएगा जी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। और फाइंड क्या कर रहे हैं, किसका है बी और सी का, तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है बी सी लिखना है, ठीक है, बी सी जिसकी लेंथ फाइंड की जा रही है, ठीक है। बी सी सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर लाइन भी डाल के लिख सकते हैं, और ऐसे ये लाइन भी डाल सकते हैं। तो ये देखें क्या आ जाएगा जी बी सी 36 + 9, तो यूं हमारे पास जो बी सी है वो आ गया जी 47। अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा जी 49
9 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया जी, थर्ड इक्वेशन आ गई है, ठीक है। 40 नहीं, कितना आ जाएगा, 45 कितना आ जाएगा जी, 45। अच्छा, हमने बी और सी फाइंड करना था, वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि बी की क्या है, 0 और -2 और सी की वैल्यू 6 और 1, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - 1, ठीक है। अब हमारे पास देखिए ये वाली साइड जो है वो कितनी आ गई है, 45। अब हमने क्या फाइंड करना है, डी ए। अगर हमने डी ए फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे डी की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, दैट इज 2 और इसके साथ ए की वैल्यू लिख लेता हूँ। ए की वैल्यू मेरे पास है जी -4 -1 और -1। अब मेरे पास क्या आ जाएगा जी, डी, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ, ठीक है। डी ए का फार्मूला क्या होता है, x2। देखिए मैं यहाँ से फार्मूले की हेल्प लेता हूँ, x2 होता है, x2 मेरे पास ये देखना x1 y1 x2 y2, x2 की वैल्यू क्या है, -4। फिर देखें ये माइनस का साइन, x1 मेरे पास क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस y1 -1 है, माइनस सॉरी y2 -1 है, और y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। इधर देखें ये क्या लिखा हुआ है, y2 आपके पास y2 की वैल्यू क्या है जी, -1 है, -1 लिख दिया। फिर देखिए ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन मैंने यहाँ डाल दिया। फिर y1 की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यहाँ देखें क्या आ जाएगा जी, -6 का देखें स्केयर हो गया, और यहाँ क्या हो गया, -1 का देखें क्या हो गया जी, स्केयर हो गया। तो यूं -6 का स्केयर देखो कितना होता है, 36 होता है, और सॉरी ये 3 होगा, -1 -2 -3, ये 9 हो जाएगा। तो अगेन हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 45 आ जाएगा डी ए। तो अब हमारे पास ये चीज़ें कंफर्म हो गई हैं ये चारों से कि अपोजिट साइड तो हमारे पास इक्वल आ गई है। ये वाली साइड भी हमारे पास कितनी आ गई है, 45, ये भी 45, ये भी 45। तो पहले हमारे पास अब पहला वाला मरहला हो गया कि अपोजिट साइड इक्वल आ गई। अब हमने क्या करना है कि थर्ड में हमने ये वाली ए सी फाइंड करना है। तो इसलिए आप ये करें, ये वाले वीडियो को पास करके उतार लें, क्योंकि मैं ए सी फाइंड करूंगा और फिर पाइथागोरस लगाऊंगा, इसको टेस्ट करूंगा। अच्छा, अब मैंने फाइंड करना है जी ए सी। तो ए के लिए ए की वैल्यू लिख दूंगा -4 -1 और देन सी मेरे पास क्या है जी, 6 और 1 है, डायगोनल फाइंड कर रहा हूँ। तो डी इज इक्वल टू x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का हो क्या आ जाएगा जी, होल स्क्वायर, और ऊपर इसके क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर रूट। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 की वैल्यू और ये y1 की वैल्यू है। किसका डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, AC की, यानी कि लेंथ फाइंड हो रही है। तो AC लिख दें, x2 आपके पास 6 है, माइनस x1 क्या है आपके पास, -4 है। तो अब ये देखें ये वाला माइनस और ये वाले माइनस, ये दोनों माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में चेंज हो जाएंगे, और इसका देखो क्या आ जाएगा इसके। अब y2 ये y2 सॉरी, ये y1 नहीं है, ये क्या है, y2 की वैल्यू क्या है आपके पास, 1 है, और y1 की भी वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। तो ये वाला 1 माइनस और ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, और 1 ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, और 1 इसी तरह आ जाएगा, और ऊपर आपने इसके स्केयर डाल देने। अब 6 और 4 कितना हो गया जी, 10 का स्केयर और 2 का स्केयर। अब 10 का स्केयर क्या होता है, 100, 2 का स्केयर क्या होता है, 4। तो ये क्या आ जाएगा, 104 आ जाएगा जी। ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए सी। अब ए सी भी हमारे पास आ गया। अब हमने अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पे कर लेते हैं, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास क्या है कि ये शेप कुछ इस तरह बन रही है ना, ऐसे कुछ बन रही है, जिसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 45 है, ये क्या है 17 है, और ये क्या है 104 है। अब देखें क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या है, ए सी है, ये देखें ये ए सी हाइपोटेन्यूज, ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास बी सी है, तो बी सी की लेंथ का स्क्वायर, और बेस का जो है आपके पास ए बी है, उसका क्या आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लो। अब ए सी के कितने हैं जी, 104 है, तो 104 का देखें
स्केयर ले लें, इज इक्वल टू बी सी। बी सी आपके पास कितना है जी, 17 है, 17 का स्केयर, और दूसरा क्या है ए बी, नहीं बी सी 45 है, बी सी क्या है 45 है, और ए बी क्या है 17 है। तो ये कट गया, ये इधर कट गया, ये इधर कट गया, 104 इज इक्वल टू 45 प्लस 17, तो 104 इज इक्वल टू कितना हो गया, 12, 1 कैरी चला गया, 4 5 6 62, 104 इज नॉट इक्वल टू 62। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना कि इसका जो है एंगल यहाँ पर 90 का नहीं बन रहा। अगर यहाँ पर ये इक्वल आ जाते तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एंगल बनता 90 का। अगर 90 का बनता तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास नहीं थी, ये पैरेललोग्राम नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, ये हमारे पास रेक्टेंगल हो सकती थी या स्क्वायर हो सकता था। तो इस वजह से हमारे पास ये नहीं आई है। तो आप कह सकते हैं अच्छा, पहले हमारे पास कितनी 4 इक्वेशन हो गई थी ना। अच्छा, इसके साथ इसको आप कह सकते हैं 5th कह दो, आप लिख लें लास्ट में, फ्रॉम 1 2 3 and 4 proved that the given vertices form a parallelogram, पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म मैथमेटिकल में ये डबल एल लिख के आगे ग्राम लिख दें तो भी बन जाता है। तो यूं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा था, शो दैट आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, आप यूं भी लिख सकते हैं, इट इज प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। आप यूं भी लिख सकते हैं, गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम के जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है, सॉरी 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि शो दैट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, कि भाई ये 4 वर्टिसेस दे रहा हूं ना मैं आपको, ये रेक्टेंगल के हैं और इसके लेंथ भी प्रूव करनी है, डायगोनल की प्रूव प्रूव दैट इट्स डायगोनल्स आर इक्वल आर आल्सो इक्वल इन लेंथ। मतलब ये कि इसके जो डायगोनल है, डायगोनल से ये मुराद है कि ये जो लाइन होती है ना, ये ऐसे वाली, ये ए सी है, ठीक है, ये इसका एक डायगोनल है। दूसरा जो है ये इसको अगर क्रॉस में मिला दें तो ये बी डी बनेगा जो कि एक डायगोनल होगा। तो हमें ये चीज़ प्रूव, रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी कि अपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होती है रेक्टेंगल की। तो इसका मतलब है कि ए बी जो है उसकी लेंथ सी डी की इक्वल होगी। इसी तरह जो बी सी है वो उसकी जो लेंथ होगी वो डी ए की इक्वल होगी। पहले तो हमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है 2, इसलिए मैंने लिख दिए। उसके बाद मैंने क्या करना है कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, कि वो केस पे अप्लाई होगा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरह की एक बनेगी जिसमें हमारे पास ये ए सी, बी सी और ए बी। तो ए सी में फाइंड करूंगा, ए सी फाइंड करने के बाद मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूंगा। अगर ए सी फाइंड करने के बाद पाइथागोरस थ्योरम मैं अप्लाई करता हूं और वो सेटिस्फाई कर देता है तो वो ये इस चीज़ की निशानी होगी कि यार यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। अगर 90 का एंगल बन रहा है तो अगेन ये भी क्या साबित करता है कि ये बनता है लाइक रेक्टेंगल ही बनती है, ठीक है। क्योंकि अगर 90 का ना बनेगा तो इसका मतलब है कि वो हो सकता है पैरेललोग्राम हो सकती है। उसके बाद हमने इनकी लेंथ फाइंड कर लेनी है, ए सी और बी डी फाइंड करनी है जो उसने हमें कहा हुआ था। तो 1 बाय 1 अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमने ए बी फाइंड करनी है तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए लिख देता हूँ। ए में मेरे पास क्या है, 1 है, 2 है, और बी जो है वो मेरे पास 7 और 2 है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है जी, x1 y1 x2 और क्या हो जाएगा ये y2 हो जाएगा। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस का आप लगा दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसके ऊपर आपने स्क्वायर रूट डाल देना। अब किसका डिस्टेंस है, ए बी का, तो इस डी की जगह आपने लिख देना है जी ए बी लिख देना है। आगे x2 की वैल्यू क्या है, 7 है, x1
माइनस का साइन इसी तरह x1 1 है, 1 का स्केयर, ऊपर स्केयर रूट है, स्केयर ऐसे ही डालना है, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 है, माइनस ऐसी y1 आपके पास क्या है जी 2 है, और इसके ऊपर आपने क्या कर लेना है स्केयर ले लेना है। अब ए बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 में से 1 गया 6 का आपके पास क्या आ जाएगा जी स्केयर आ जाएगा, प्लस यहाँ तो क्या हो जाएगा 0 का स्केयर 0 होता है, और ए बी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केयर से स्केयर रूट कट के इस तरह भी, या आप यूँ लिख दें, देखें 6 का स्केयर ऐसे आ जाएगा और यूँ कैंसिल होके, या 36 लिख के भी आप ऐसे लिख सकते हो कि जो 36 का जब स्केयर रूट लेते हो तो वो 6 ही आ जाता है। तो ये पहली जो है साइड आपने फाइंड कर ली, जो कि आपके पास क्या है ए बी, इसकी जो लेंथ है 6 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6। अब मैं सी डी फाइंड करूँगा, तो सी डी के लिए मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ जी, सी की वैल्यू लिख देता हूँ, दैट इज 7 और 8 एंड देन डी 1 एंड 8। इनके ऊपर आप हमेशा x1 y1 x2 y2 ये लिख लिया करें, ये इजी हो जाता है यानी कि उसको सॉल्व करना। अगेन ये फार्मूला जो है डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस मैं फाइंड कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ बी सी का, तो इस डी की जगह आपने लिख देना है जी बी सी लिख देना है। आगे अब मैं डायरेक्ट इसमें वैल्यू फार्मूले में पुट कर रहा हूँ। अब x2 है ना, x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 1, आगे देखें माइनस है, माइनस x1 जो है x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 है, ये देखिए 7 का स्केयर ले लो। आगे देखें ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन डाल दो। आगे क्या है जी y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 8। अब देखें बीच में माइनस है, माइनस का साइन, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 8 है, इसका स्केयर 7 में से आपने 6 निकाल देना है, ठीक है। 7 में से 1, सॉरी 7 में से 1 गया तो पीछे क्या बचेगा 6, और साथ साइन माइनस लगेगा क्योंकि 7 बड़ा है का, देखिए स्केयर, प्लस 8 माइनस 8 क्या होगा 0 का स्केयर क्या हो जाएगा जी 0 होता है अगेन, तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा ऊपर स्केयर रूट। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं बी सी अच्छा हमने सी डी फाइंड करना था, मैंने बी सी फाइंड कर दिया। आप चाहें तो ठीक है बी सी भी आपको रिक्वायर्ड होगा, तो चले बी सी ही को ही चलने दें। तो बी सी जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 30 यानी 6 आ जाएगा। ये हमारे पास एक और साइड आ गई है जो कि 6 आ गई है, ये भाई सब ये लगता है स्केयर बन जाएगा। देखो हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया, बी सी भी फाइंड कर लिया। अब हम क्या फाइंड करते हैं सी डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो आप पहले सी डी फाइंड कर लेते फिर जो है बी सी और डी ए फाइंड कर लेते। अदरवाइज अगर आपने ए बी और बी सी फाइंड कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चारों साइड हमने फाइंड करनी होगी, तो इससे 2 कह दें जी। अब हमने क्या फाइंड करना है कि सी डी फाइंड करते हैं, तो सी के लिए हम वैल्यू लिख देंगे, अच्छा नहीं ठीक है सॉरी ये सी डी है, सही है मैंने फाइंड किया, बी सी मैंने यहाँ मिस्टेक है, ये क्या है सी डी है क्योंकि देखें सी और डी की वैल्यू है, ये बी सी नहीं है बल्कि ठीक है सी डी ही की वैल्यू है, तो ये 6 यहाँ आएगा। अब मैंने सी डी फाइंड कर लिया। अब मैंने क्या करना है कि बी सी फाइंड करना है, तो बी सी के लिए मैं पहले बी की वैल्यू लिख देता हूँ, ये दैट इज 7 और 2 है, और सी की वैल्यू क्या है जी 7 और 8 है, यानी बी सी ये वाली साइड को इस साइड की इक्वल करना है। तो x1 y1 x2 y2 डिस्टेंस का फार्मूला मैं लिख देता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट। x2 की वैल्यू क्या है 7, आगे साइन माइनस का, x1 मेरे पास 7 है, 7 का देखिए स्क्वायर प्लस y2 8, आगे माइनस y1 2 है, इसका देखें स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर रूट लिख दें। अब ये तो 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, और 6 में 8 में से 2 गए तो पीछे क्या आ जाएगा 6, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो अब देखें 6 का स्क्वायर लिख के स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल कर दो, तो किसका डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं बी और सी का, तो इसलिए इस डी की जगह आपने बीच में बी सी लिख देना। तो यूँ हमारे पास फाइनल जो बी सी है वो भी आ गया, ठीक है बी सी आ गया हमारे पास। वो कितना आ गया जी बी सी इधर लिख लेते हैं, बी सी हमारे पास क्या आ गया जी 6, यानी कि 30 को ये ना आ गया, ये हम आ गए 6 आ गया, सही है। तो यहाँ तक चीज़ कंफर्म हो गई है कि भाई साहब ये रेक्टेंगल नहीं बनेगी। अब क्यों नहीं बनेगी मुझे यहाँ से ही पता चल गया क्यों नहीं रेक्टेंगल बनेगी, क्यों कि अगर ये साइड्स 6 हैं
तो इसकी ये वाली साइड 6 नहीं होंगी, छोटी होनी चाहिए। क्यों? इसकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो लंबी होती हैं, दो छोटी। इन दोनों की लेंथ, इन दो की अगर लेंथ ज़्यादा है तो इन दो की लेंथ कम होगी। यूँ भी हो सकता है कि अगर इन दो की कम है तो फिर इन दो की ज़्यादा हो सकती है। तो हमेशा इक्वल साइड नहीं आएंगी, ये याद रखिएगा। तो इसका मतलब है कि या तो ये स्केयर, ये देखें आगे स्केयर आई थिंक बन जाएगा हमारे पास। अब देखें डी लिखते हैं। डी की वैल्यू 1 और 8 है, और ए की वैल्यू आपने लिख देनी है जी 1 और 2। ठीक है। अब इसके ऊपर x1 y1 x2 y2, डिस्टेंस किसका फाइंड कर रहे हैं? हम फाइंड कर रहे हैं जी डी ए का। पहले फार्मूला लिख लो x2 माइनस, अच्छा ये है कि आप फार्मूला बेशक लिख लिया करें साथ हर स्टेप में। उसमें ये होगा कि आपके पास जो एक तो इजी हो जाएगा और मिस्टेक के चांस बहुत यानी ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं। अब किसका डी की दरमियान, डी की जगह क्या लिखोगे? डी ए। क्यों कि जो डिस्टेंस है या लेंथ है वो हम डी ए की फाइंड कर रहे हैं। एक्स टू की जगह लिखो जी 1, आगे माइनस का साइन, x1 क्या है 1, उसका देखिए स्केयर, प्लस y2 आपके पास 2 है, आगे साइन माइनस का है, माइनस का डालें, y1 क्या है 8 है, और इसका आपने स्केयर ले लेना। अब देखें जी डी ए, ये तो जीरो हो गया, यानी 1 - 1 जीरो, जीरो का स्केयर जीरो होता है, और यहाँ क्या आ जाएगा -6 का स्केयर। अब ये देखिए 6 का स्केयर कितना हो जाएगा? ये 36 हो जाएगा डी ए। अब आपने जब स्केयर रूट लेते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाता है? 6 आ जाता है। ये हमारे पास आ गया 4। तो यहाँ पे अगेन 6। तो एक चीज़ कंफर्म हो गई कि फ्रॉम 1 2 3 4 ये साबित होता है कि ये स्केयर रेक्टेंगल नहीं बनाता, ये स्केयर फॉर्म कर रहा है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन हम आगे मज़ीद इसको कंटिन्यू करेंगे। वो ये कि हमने सबसे पहले हम ए सी फाइंड करके ना हम चेक करते हैं कि यहाँ तक जो है इसका एंगल फाइंड करेंगे। क्योंकि एक और चीज़ कि हमें पता चल गया ये स्केयर फाइंड हो रहा है, बन रहा है, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई ये स्केयर ना बन रहा हो, रम्बस बन रहा हो। क्योंकि रम्बस और स्केयर की आप सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। डिफरेंस क्या होता है? एंगल का होता है। अगर यहाँ पे हमारे पास हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं होता तो ये चीज़ क्या कहलाएगी कि भाई ये हमारे पास स्केयर भी नहीं बन रहा बल्कि रम्बस बन रही है, क्योंकि उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 के नहीं होते। अगर हमारा पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई होता है तो इसका मतलब है कि ये 90 के इसके अंदर सारी यानी इस पे एंगल जो 4 है वो 90 के इक्वल होंगे, और ये स्केयर फॉर्म कर रहा है। तो बेशक मैं साइड में हूँ, इसका ले लें स्क्रीनशॉट। अब हमने क्या फाइंड करना है? इसकी डायगोनल फाइंड करना है, ए सी। तो ए लिख लें इधर 1 2, और सी जो है वो 7 और 8 ले लें। ठीक है। अब ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा इसके? ये देखना जी x1 y1 x2 y2। अब फार्मूला लगा दें जी, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्केयर, और इसके ऊपर स्केयर रूट x2। ये देखिए हमारे पास 7 माइनस x1 क्या है 1, इसका देखें स्केयर ले लें, प्लस देखें y2 क्या है जी 8 माइनस y1 क्या है 2, इसका देखें स्केयर लें जी। ये क्या आ जाएगा जी 6 का स्केयर, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा जी 6 का स्केयर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा जी 36 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा जी 72 हो जाएगा। तो क्या है डी, किसका डिस्टेंस की बात हो रही है? ए सी की, ए सी। तो एक तो ये होगा कि ए सी की जो लेंथ है हमारे पास वो कितनी आ गई है 72। ठीक है 70, ओहो यहाँ नहीं आना था, यहाँ लाना था। अब इसको 6 √2 भी आप लिख सकते हो। ठीक है 6 √2 इस तरह होगा कि 36 मल्टीप्लाई बाई 2 72 होता है ना। तो अब ऐसा करें कि इसको अलग लिख लें और इसको अलग लिख लें। तो जो 36 होगा 36 उसका जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 6 आ जाता है और ये 2 आ जाता है। आप इसको यानी ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो शेप बन रही है वो इस तरह है, जिसमें ये ए है, ये हमारे पास बी है, ये सी है, ये हमारे पास 6 है, ये हमारे पास 6 है, और यहाँ हमारे पास क्या है जी 72 है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम इस पर अप्लाई करते हैं बाय अप्लाइंग
पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर। ये साइड जो है परपेंडिकुलर कहलाती है, जो कि ए सी है, ए सी का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल होगा बी सी। बी सी आपका परपेंडिकुलर होगा और ए बी जो है आपका बेस होगा इसका स्क्वायर। ए सी आपके पास क्या है, अंडर रूट 72 है इसका स्क्वायर, और इधर आ जाएगा जी बी सी हमारे पास देखेंगे 6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 72 ये 36 और ये भी 36, तो 72 इज इक्वल टू 72। तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो गया, तो इसका मतलब है कि इसके एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री के इक्वल है। यहाँ तक तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ये स्क्वायर ही है, जो है वो रम्बस नहीं है, क्योंकि रम्बस होता तो ये कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई नहीं हो जाता। अब लास्ट में रहेगी बात कि डायगोनल के लेंथ की। तो डायगोनल हमारे पास क्या है कि ये ए सी है, और यानी कि ये ए सी है और दूसरा डी बी है या बी डी है, तो हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है। तो ए सी तो हमने फाइंड किया हुआ है, हमारे पास लास्ट में रह जाता है बी सी। तो देखिए मैं बी लिखूंगा, उसकी वैल्यू लिख लेता हूँ, बी यानी कि 7 है और 2 है, एंड देन बी के बाद सी जो है वो हमारे पास क्या है जी, 7 है एंड 8 है। ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है y2 है। अब क्या है जी, फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब क्या है बी सी है, इसकी जगह देखो बी लिखा और सी लिखा, इज इक्वल टू x2। x2 आपके पास क्या है जी, 7 है, ठीक क्या है 7 है, x2 7 माइनस x2 माइनस x1 क्या है जी 7 है, इसका क्या आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है जी 8 है, माइनस y2 8 है और y1 क्या है हमारे पास 2 है, और इसका देखें स्क्वायर। अब हमारे पास कितना हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट काट के भी आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो बी सी है वो हमारे पास यानी 6 का स्क्वायर ऐसे लिख के स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट करके बी सी जो है वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा जी हमारे पास। अच्छा इस इक्वेशन को ना आपने नाम देना है कोई, पहले 4 थी ना, इसको बेशक इक्वेशन 5 का नाम दे दे और इसको इक्वेशन क्या है 6 का नाम दे दे। तो अब आपने क्या करना है, फ्रॉम एक तो आपने लिखना है जी फ्रॉम 5 एंड 6 क्या आ जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी, यानी लेंथ ऑफ डी आई ए जी ओ एन ए क्या है इज इक्वल टू ईच अदर, इज इक्वल इन लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल है, ये भी कंफर्म हो गया। उसके अलावा हमारे पास आपने लिख देना है कि फ्रॉम 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, तो ये आपने साबित कर दिया कि हेंस इट इज प्रूव दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। या मैं यहाँ लिख देता हूँ, वीडियो को पास करके ये उतार लें, मैं यहाँ पे इसका सारा नीचे लिख देता हूँ। अच्छा तो स्टूडेंट लास्ट में आपने लिख देना है, रिजल्ट की हेडिंग दे देनी है और लिख देना है आर फाइंडिंग शोज दैट द गिवन वर्टिसेस फॉर्म स्क्वायर नॉट अ रेक्टेंगल, कि भाई जो गिवन वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म नहीं करते। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो वो ये कह रहा है शो दैट ए बी सी डी 4 वर्टिसेस दे रहे हैं, उसने दे रहा है, कह रहा है कि आर दी वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, कि भाई ये वर्टिसेस क्या है स्क्वायर के हैं, और ये एंड आल्सो शो दैट द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम, कि भाई आपने ये एक तो साबित करना है कि ए बी सी डी जो है ये वर्टिसेस हैं स्क्वायर के, और इनके जो इस के जो डायगोनल है स्क्वायर का उसके डायगोनल्स जो हैं वो सेम है। मतलब ये है कि डायगोनल ये होता है, ये ए सी जो है इसकी जो लेंथ होगी वो डी बी या बी डी की जो लेंथ है उसके इक्वल होगी, हमने ये बताना है। तो सबसे पहले हमने इस चारों साइड इक्वल साबित करनी है, ये मैंने लिख दिया कि एक तो हमें ये करना है कि ए बी बी सी सी डी डी ए, दूसरा हमने क्या करना है कि ए सी फाइंड करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और उसको सेटिस्फाई कर देना है। पाइथागोरस थ्योरम हम इसलिए लगाएंगे कि जो
रम्बस होता है उसमें भी सारी साइड इक्वल ही होती हैं। रम्बस और स्क्वायर में ये डिफरेंस होता है कि जो रम्बस है उसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होते, जबकि स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो स्क्वायर पर तो अप्लाई होता है तो वो सेटिस्फाई भी होता है, जबकि रम्बस पे सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसलिए हमें ए पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जो है बी डी और ए सी की लेंथ को साबित करेंगे कि ये आपस में इक्वल है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। पहले ए बी फाइंड करते हैं, इसलिए ए लिखते हैं यहाँ 4 और 2 और बी लिखते हैं जी 7 और 2। ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास y2 है। फार्मूला लगा देंगे जी डिस्टेंस का x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 है माइनस y1 है, इसका स्क्वायर है और इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 7 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 4 है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर डाल देने। y2 की वैल्यू हमारे पास 2 है और y1 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 2 है और इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर डाल देने। अब किसकी लेंथ की बात हो रही है ए बी की, तो इस डी की जगह आप लिखते हैं जी ए बी। अब ए बी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 7 में से आपने 4 क्या कर देने हैं निकाल देने, तो आपके पास 3 बचेगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखें 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर क्या होता है जी 0 होता है। तो ए बी जो है स्क्वायर अब चलें स्टेप एक पूरा कर देता हूँ कंफ्यूज ना हो। 3 का स्क्वायर, क्योंकि 0 तो इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, न्यूट्रल है, 0 ये क्या हो गया कट गया। तो ए बी जो है वो आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है जी, पहली फाइंडिंग आपके पास आ गई, इसे 1 कह दें और साथ साथ लिखते भी जाए। ये आपके पास क्या आ गया जी 3 आ गया। ए बी के बाद हमारे पास नेक्स्ट साइड है जी बी सी। तो बी सी के लिए हम पहले बी लिख देंगे। बी हमारे पास 7 और 2 है और देन हमारे पास सी है। सी की वैल्यू हमारे पास 7 और 5 है। ये देखो क्या है जी x1 y1 x2 y2। फार्मूला d इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ बी सी की। फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है इज इक्वल टू, क्योंकि अब देखें x2 है, x2 की वैल्यू आपके पास क्या है 7 है, तो यहाँ आप 7 लिख देंगे। आगे साइन क्या है माइनस का, साइन माइनस का डालेंगे। फिर फार्मूले में क्या है x1 है, x1 की वैल्यू आपके पास 7 है, तो देखिए 7 का स्क्वायर आ गया प्लस आगे क्या है y2 आपके पास क्या है 5 है, 5 लिख दें। आगे फार्मूले में क्या है माइनस लगा दें। आगे क्या y1 यहाँ आपके पास 2 है, इसका देखिए स्क्वायर हो गया। 7 में से देखो अब देखें BC मैं यहाँ लिख देता हूँ BC इक्वल टू 7 और 7 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 5 में से 2 गए तो 3। देखिए हमारे पास 3 का क्या आ गया जी स्क्वायर आ गया। अब ये क्या आ गया जी BC, देखिए 3 का क्या आ गया स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रूट ये कैंसिल हो गया, तो जो BC है वो हमारे पास क्या आ गया 3 आ गया। तो ये देखें हमारे पास सेकंड फाइंडिंग आ गई, हम लिख देते और इसकी भी 3, ये साइड भी कितनी आ गई 3। अब CD फाइंड करने हैं। CD फाइंड करना मैं यहाँ C लिखूंगा, 7 और 5 और D लिखूंगा जो कि मेरे पास क्या है जी 4 और 5 है, x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला पूरा लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और ऊपर अच्छा सारे के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। सही। अब x2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 7, इसका देखें जी स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 5 है और y1 आपके पास क्या है जी 5 है और इसके ऊपर आ गया जी स्क्वायर। अब किसकी डिस्टेंस फाइंड करें, लेंथ फाइंड करें CD की, तो यहाँ क्या आना था CD, यहाँ मैं लिख देता हूँ जी CD 7 में से 4 गया तो -3 और ये 0 हो गया। अब देखें ना CD, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और CD जो है मेरे पास फाइनल इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आप हो सकता है आपके जहन में एक चीज़ आ रही हो कि ऊपर तो हमने डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैंसिल करके लिखा, तो यहाँ हमने ऐसा क्यों नहीं किया। अब देखें जैसे ये वाला था 3, यहाँ इस स्टेप के बाद मैंने 3 का स्क्वायर लिखे, स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करके 3 लिख दिया, लेकिन क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन है ना, आप डायरेक्ट भी इसका कैंसिल करके +3 लिख सकते हैं। क्यों कि अगर इन साइड माइनस हो
और ऊपर क्या हो, साइन हो प्लस का, यानी सॉरी जो पावर हो वो 2 4 6 8 हो, इवन नंबर हो तो साइन खत्म हो जाता है, माइनस यानी प्लस में चेंज हो जाता है और प्लस लिखा नहीं जाता। लेकिन इसलिए यहाँ पे मैंने +3 कर यानी कि -3 का जब स्केयर लिया तो +9 आया, और 9 का जब स्केयर रूट लोगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी नेगेटिव साइन ब्रैकेट के अंदर हो और ऊपर क्या हो, स्केयर हो या पावर 4 हो या 8 हो, इवन नंबर हो, तो नेगेटिव साइन प्लस में चेंज हो जाता है और लिखा नहीं जाता। अब देखिए हमारे पास ये भी आ गई है जो फोर्थ साइड है वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि इसी जगह पे इसको एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे पास क्या हो जाए, यहाँ लिख लेते हैं सी, सी की वैल्यू लिखें जी, वेयर इज सी, सी हमारे पास है जी 7 है और 5 है, और नहीं सॉरी डी है, क्या है जी, डी और ए फाइंड करेंगे। ठीक है, मैं डी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 4 और 5 है, और ए जो है वो हमारे पास 4 2 है। ठीक है, 4 और 2 है। अब ये x1 है, ये y1, x2 y2, तो d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्केयर, y2 माइनस y1 का होल स्केयर ऊपर स्केयर रूट। अच्छा, x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है जी 4 लिख दिया, माइनस x1 भी क्या है 4 है। ये देखें x2 क्या था 4 था, तो x2 की जगह 4, ये माइनस एज इट इज x1 क्या है 4 है, 4 लिख दिया। अब आगे y2 हमारे पास क्या है जी 2 है, और जो 1 है वो क्या है 5, और इसका देखिए आपने स्केयर ले लेने। नेक्स्ट, अब क्या है इस किसका डिस्टेंस फाइंड हो रहा है, किसकी लेंथ फाइंड हो रही है, डी ए की, तो यहाँ आपने लिख देना है जी डी ए। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा -3 का स्केयर हो जाएगा। यहाँ देखिए जी डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, एंड देन डी ए का हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास पार्ट 4 आ गया जो कि 3 है। तो फ्रॉम 1 2 3 4 ये प्रूव हो गया कि सारी साइड्स आपस में इक्वल आ गई। अब हमने क्या फाइंड करना है कि इसका डायगोनल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है और फिर दूसरा डायगोनल फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पास करके उतार लें, नेक्स्ट हम मूव करेंगे आगे। ए सी फाइंड करना, तो मैं यहाँ ए लिखूंगा। ए मेरे पास क्या है जी 4 और 2 है, और सी जो है वो क्या है मेरे पास 7 और 5 है। ठीक है, x1 y1 x2 y2, फार्मूला मैं यहाँ लिख दूंगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, x2 आपके पास 7 है, x1 क्या है 4 है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गए, y2 क्या है 5 है, और y1 क्या है हमारे पास 2 है। यानी कि यहाँ पे एक सेकेंड हम ए सी फाइंड करने ना, ए की हमारे पास 4 और 2 हो गए, और सी की 7 और 2 हो गए। x2 माइनस x1 सही है, y2 माइनस y1, और ऊपर स्क्वायर रूट। अब देखिए 7 में से 3 यानी 4 निकाल दो, तो पीछे कितना बचेगा, 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा जी 9 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास ये किसकी लेंथ फाइंड हो रही है, ए सी की। सही है, तो ए सी का जो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा दैट इज 80 √80। सही हो गया, तो इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं जी, इसको मैं ना इक्वेशन 5 कहता हूँ। अब ये तो डायगोनल मेरे पास आ गया, तो ये कुछ इस शेप की बन रही है ना, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ए बी सी, जिसकी ये वाली साइड 3 है, ये वाली साइड 3 है, और ये वाली क्या है √18 है। क्या है ये देखिए √18 है। अब हमने क्या करना है, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमने लिख देना है बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। वो क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास क्या है जी ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर।
अब देखें ए सी क्या है आपके पास, अंडर रूट 18 है, अंडर रूट 18 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा बी सी आपके पास 3 का स्क्वायर है, और ए बी भी क्या है 3 का स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 18 क्या हो गया 3 का स्क्वायर 9, और अगले भी इस 3 का स्क्वायर भी 9, 18 9 प्लस 9 18 क्या हो गया जी, सेटिस्फाई हो गया थ्योरम। तो इसका मतलब है कि ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल, अगेन ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि डायगोनल्स लेंथ फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, डायगोनल्स जो लेंथ की बात हो रही है वो हमने फाइंड करनी है। तो डायगोनल हमारे पास एक तो आ चुका है जो कि ए सी है, वो हम लिख देते हैं। जो पहला डायगोनल है ए सी की लेंथ हमारे पास क्या है जी, अंडर रूट 18 है। अब हमने क्या करना है, बी डी फाइंड करना है। तो देखिए मैं यहाँ बी लिखूंगा, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 7 और 2 है। देन हमारे पास क्या है जी डी है, डी हमारे पास क्या है जी 4 और 5 है। ये आपके पास ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो अब फार्मूला लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब किसके का डिस्टेंस की बात हो रही है, बी डी की, ये आगे जी b, ये आगे जी d। अब x2 आपके पास क्या है जी 4, x1 क्या है आपके पास 7, इसका देखिए आपने स्क्वायर ले लेना, यानी x2 4 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y2 आपके पास देखिए 5 है, माइनस y1 क्या है 2 है, इसका स्क्वायर है, और ऊपर इनके स्क्वायर रूट है। 7 में से 4 गए, पीछे क्या बचा जी -3, और 5 में से 2 गए तो 3 बचा, इसका स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +9, क्योंकि नेगेटिव साइन खत्म होगा, ऊपर पावर क्योंकि इवन नंबर है तो 9 आ गया, और इधर भी क्या आ गया 9 आ गया। तो यूं हमारे पास बी डी जो है वो क्या आ गया, अंडर रूट 18 आ गया। इसको ना आपने इक्वेशन 6 कह देनी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए सी इक्वल आ गया बी डी के। तो DIAGONA diagonals are equal in लेंथ। ये भी साबित हो गया कि भाई डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो लास्ट में आपने क्या लिखना है, मैं वो लिख देता हूँ, आप इसको फिलहाल मैं रेस करने लगूँ तो उसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो लास्ट में रिजल्ट आपने लिख देना है कि फ्रॉम आवर फाइंडिंग इट शोज दैट द गिवन वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज सेम, आल्सो सेम, और आल्सो सेम, इन डायगोनल की लेंथ जो है डायगोनल लेंथ्स आर आल्सो सेम। तो ये था जी क्वेश्चन 7 भी हो गए कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आए होंगे।